नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। 24 जुलाई से पौड़ी की सीमा सील कर दी जाएगी। हर की पैड़ी की सीमा पूरी तरीके से सील रहेगी। 6 अगस्त तक सील रहेगी हर की पैड़ी की सीमा। केवल कांवड़ यात्रियों के लिए हर की पैड़ी की सीमा को सील किया जाएगा। बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री मिलेगी। सीमाओं पर तैनात होगा अतिरिक्त पुलिस बल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। पहले कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया, उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट आया है कि 24 जुलाई से हर की पैड़ी की सीमा को सील कर दिया जाएगा। 6 अगस्त तक हर की पैड़ी की सीमा सील रहेगी। केवल कांवड़ यात्रियों के लिए सीमा को सील किया जाएगा। और यहाँ पर एक अपडेट ये भी आपको बता दें कि बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अब एंट्री मिलेगी। सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? देखिए अमित, उत्तराखंड बहुत पहले ये साफ कर चुका था कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड कांवड़ यात्रा को रद्द कर चुका था। 3 दिन पहले यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अंदेशा है, चूंकि धार्मिक मामला है, आस्थाओं से जुड़ा मामला है, तो प्रशासन को लगता है कि कांवड़ यात्री सीमाओं पर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके मद्देनज़र कल इंटर स्टेट 4 राज्यों की मीटिंग हुई हरिद्वार में, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल और हरियाणा के ऑफिसर शामिल थे। और ये तय किया गया कि जो हर की पैड़ी का जो क्षेत्र है जहाँ से कांवड़िया गंगा जल भरते हैं, उसको कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 6 अगस्त तक इसको कम्प्लीटली सील किया जाए। लेकिन इस दौरान भी चूँकि जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो सामान्य यात्री हैं कांवड़ को छोड़ के, उनके लिए हर की पैड़ी सील नहीं रहेगी। वो आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी तरह से सील रहेगी। इसके साथ ही बॉर्डर पर भी बेहद सख्ती रहेगी। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया गया है बॉर्डर पर। साथ ही बॉर्डर पर जब कांवड़ यात्रा के दौरान, चाहे वो सामान्य यात्री भी हों, अगर उनको बॉर्डर पार करना है तो उसके लिए कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। बॉर्डर पर कोई हंगामा ना हो, कोई बवाल ना हो, इसके लिए SPO की भी तैनाती रहेगी। एक गस्टेड ऑफिसर भी वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहेगा। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि जो धार्मिक आस्था का ये पर्व है, इस दौरान कोई बवाल न हो और शांति के साथ पूरा समय बीत जाए, उसके लिए ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जी सुनील, कांवड़ यात्रा पहले ही निरस्त कर दी गई है, तो क्या अभी भी आशंका है क्या कि कांवड़ यात्री वहां पर आ सकते हैं? इसके चलते फैसला लिया गया है। बिल्कुल अमित, ये सतर्कता बरती जा रही है उत्तराखंड के द्वारा, और जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं जहां से अधिकतर कांवड़ आती हैं, उत्तराखंड में यूपी, हरियाणा से ही ज़्यादा कांवड़ यहां पर आती है। इसी के मद्देनज़र इन राज्यों से लगातार उत्तराखंड पुलिस संपर्क में है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी कांवड़ यात्री अनावश्यक रूप से प्रतिबंध के बावजूद बॉर्डर क्रॉस न करे, उत्तराखंड में नहीं घुसे, क्योंकि इससे फिर एक बार अशांति का माहौल होगा। और चूंकि धार्मिक आस्था का ये पर्व है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर एक कदम रख रही है। और इसी के कारण जो बॉर्डर हैं उनको कम्प्लीटली सील किया जाएगा 24 जुलाई से, ताकि कोई भी जो कांवड़ है वो उत्तराखंड में ना आ सके, हर की पैड़ी पर ना घुसे। इसके अलावा यदि कांवड़ यात्रियों को या अन्य राज्यों को अगर गंगा जल चाहिए तो उसकी भी पुलिस ने अलग से व्यवस्था की है कि जो कांवड़ संघ है उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं पुलिस की जानकारी लेकर, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। और जो उत्तराखंड का एक प्रोटोकॉल है कि जो भी यात्री आएगा उसको रजिस्ट्रेशन भी करनी होगी। तो वो सब औपचारिकताएं निभाने के बाद जो कांवड़ संघ है वो आए और वो जल वहाँ से ले जा सकते हैं टैंकरों के जरिए, क्योंकि पहले भी कोर्ट ये बात कह चुका है कि उत्तराखंड को अन्य राज्यों के लिए गंगा जल की व्यवस्था करनी चाहिए। वो सारे इंतजाम राज्य सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले हैं देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। ये जिले देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर हैं, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में भाई जी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का रात को निधन हो गया। उनके निधन से उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है।
पूर्व विधायक आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका राजनीतिक जीवन में एक लंबा इतिहास रहा है। अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। अमरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़े थे। पूर्व विधायक काफी समय से बीमार चल रहे थे। देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस केदारनाथ धाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार आस्था है, उसी केदारनाथ धाम समेत 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है। ऊखीमठ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को देवस्थानम बोर्ड के विरोध में काले झंडे दिखाए गए, जबकि इससे पहले ऊखीमठ में ही बीजेपी नेता पंकज भट्ट पर पुरोहितों का गुस्सा फूटा था। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए और अगर बोर्ड भंग नहीं होगा तो इसी तरीके का विरोध चलता रहेगा और बीजेपी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को पार्टी से तुरंत बाहर करे। अगर जल्दी से जल्दी देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म नहीं करती उत्तराखंड सरकार, ऐसे ही सारे बीजेपी के नेताओं का यही हश्र होगा चारों धामों में। तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर किया जाए। अनगत ये जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारा जो है इसका खामिया भाजपा सरकार को भोगना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है और जब पुरोहित नहीं आने देंगे तब की तब देखेंगे। अब जब नहीं आने देंगे तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल वो मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। अब जब नहीं आने देंगे तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल वो मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। तीर्थ पुरोहितों के घनघोर विरोध के बाद भी देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र रावत अपने रुख पर बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई उनका साथ नहीं देगा तो वो अकेले ही इसके लिए खड़े रहेंगे। सोए हुए व्यक्ति को तो उठाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, लेकिन किसी ने अगर सोने का ढोंग किया हुआ है तो आप कितने नगाड़े बजे उसको जगा नहीं सकते आप। वहाँ पर जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, ऐसा नहीं है, लोग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। नहीं तो मैं हूँ बहुत पर्याप्त हूँ, अकेला बहुत हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी के हाथों उद्घाटन और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, ऐसे में ये उन पर तमाचा है। कांग्रेस ने कहा कि किस हैसियत से सीएम की पत्नी ने उद्घाटन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि जनहित में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अधिकारियों को निर्देश दे सकता है। किस हैसियत से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी ने न केवल उद्घाटन किया बल्कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया, जिसको ऑन कैमरा वो कह रही हैं कि निर्देशित करके आगे के कार्यक्रम और आगे के काम ठीक से करने के लिए मैंने निर्देशित किया। तो इस बात को बताना चाहिए। ये तो सवाल बीजेपी से और संघ परिवार के लोगों से है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। सतपाल ने पार्टी की नीति और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सतपाल महाराज ने कहा कि 2022 में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। तो बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी वर्कर्स को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस बार पाठ सीधा सा है। झंडे बैनर से वोट नहीं मिलेगा, वोट के लिए घर घर जाना होगा और दिल में उतरना होगा। बीजेपी ने सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को राज्य के दौरे पर भेजा, जहां वो पार्टी वर्कर्स को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। मंगलवार की बात करें तो देहरादून और अल्मोड़ा में ऐसी ही बैठकें हुई। दून में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री बंशीधर भगत शामिल हुए, तो अल्मोड़ा में बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पार्टी का साफ संदेश है कि आपस में बयानबाजी ना हो और विपक्ष की खामियां जनता को कैसी बताई जाएं, इसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। 2022 जीतना ही सबका टारगेट है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को कहा है, भाई जो भी है सब एकजुट होकर लगें, किसी के खिलाफ कोई बात न करें, अच्छी बातें करें, सब एकजुट होकर रहें। और इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मैंने देखा, मैं टिहरी में था, और लोगों में उत्साह भी बन रहा है। लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं। हम अधिकारियों से, प्रभारी मंत्री होने आते संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं।
बीजेपी का पूरा जोर घर घर जाने और एक एक वोटर से बात करने में है, ताकि कहीं से भी कोई कसर न छूटे। इसके लिए अगले चरण में पहले मंडल और फिर बूथ स्तर पर इसी तरह की ट्रेनिंग होगी। हमने 4 महीने का 6 महीने का चुनाव का रोड मैप तैयार किया है, उसी में कार्य समिति भी हमने सम्मिलित की है। इसके बाद मंडल कार्य समिति होगी, विधानसभाओं के भ्रमण होंगे, मुख्यमंत्री के अलग से कार्यक्रम होंगे, नीचे जाएंगे तो हम बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे, शक्ति केंद्र के कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड की जनता ने लगातार 2 टर्म किसी भी पार्टी को नहीं दिए और बीजेपी इस बार इस मिथक को तोड़ना चाहती है। हालांकि पार्टी की ये ट्रेनिंग कितनी काम आएगी, इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिछले 4.5 सालों में कई बार नौकरशाही के हावी होने और अधिकारियों की मनमानी की बात उठती रही है, लेकिन अब राज्य में मुख्य सचिव बदलने के बाद 24 IAS अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। नौकरशाही सीएम पुष्कर सिंह धामी की हिट लिस्ट में रही है और मौका मिलते ही धामी ने बड़ा फैसला लिया और लंबे समय से जमे अधिकारियों का तबादला कर दिया। अब नौकरशाही के हाथों अब तक बेबस रहे मंत्री इसे सही फैसला बता रहे हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में भी इसके संदेश माने जा रहे हैं। इसलिए ये तो बदलाव बहुत जरूरी होता है और ये इसलिए लंबे समय तक कोई एक सचिव एक विभाग में रहता है तो कहीं ना कहीं है तो सभी इंसान, मैंने फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है और उससे कई बार निर्णय प्रभावित होते हैं। पिछले 4.25 साल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आज तक का है। उसके माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश की अफसरशाही को भी ये संदेश भी देना चाहते हैं, संकेत भी देना चाहते हैं कि उन्हें अगर कोई बदलाव करना है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। टेहरी में देवप्रयाग के पास हिंडोला खाल ब्लॉक में आदमखोर गुलदार को मार गिराया गया है। पिछले 1 हफ्ते में गुलदार ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया था, तो एक शख्स को घायल भी कर दिया था और उसके बाद यहां शिकारी तैनात किए गए थे। शिकारी जहीर बख्श ने नरभक्षी को अपनी गोली का शिकार बनाया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पुष्टि होगी कि मारा गया गुलदार आदमखोर था या फिर नहीं। गुलदार ने यहां छाम और दुरोगी गांव की महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और बारिश के ही चलते नैनीताल में एक बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा से नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटकों की कार के ऊपर पहाड़ से बोल्डर गिर गया, जिसमें एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को नैनीताल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम से हनुमंत तलवार अपनी पत्नी के साथ नैनीताल घूमने आ रहे थे, लेकिन बूढ़ा पहाड़ बजून पर उनकी कार के ऊपर भारी बोल्डर गिर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान हनुमंत तलवार की मौत हो गई थी। इस समय तो जो घटना है ये HR26 CW करके गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी है और इसमें कोई तलवार दंपत्ति हैं जो कि आ रहे थे। ऊपर से पत्थर गिरा है जिससे कि एक की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जिसको कि इलाज के लिए भेजा गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर चंपावत से, जहां पर आसमानी बारिश आफत बनकर टूटी है। बेल खेत के पास पहाड़ से आया हजारों क्विंटल मलबा सैलाब बनकर आया और एक कार और ट्रक को अपने साथ बहा कर ले गया। हादसे में महिला और बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन की टीम ने समय पर रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत अब ठीक है। गनीमत रही कि कार और ट्रक नीचे बरसाती नाले में जाकर रुक गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मैं काफ़ी सख्ती की कल से लगातार बारिश हो रही है और कहीं खेत में पानी रुक गया था जो अचानक फट पड़ा और उससे जो नीचे खड़ी 2 गाड़ियाँ थी, कैंटर और एक कार, वो दोनों उस पानी से नीचे खाई में गिर गए, जिसमें एक परिवार था कार में जो कि पिथौरागढ़ से गुड़गांव के लिए जा रहे थे। 5 लोग थे, वो उनको हल्की सी चोटें आई हैं और उनको तुरंत ही रेस्क्यू करके तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए थे। और दूसरी गाड़ी कैंटर है, उसमें सब कुछ सभी सुरक्षित हैं। उधर पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला कुलागाड़ पुल तैयार हो गया है। कुलागाड़ में 8 जुलाई को RCC पुल बह गया था। पुल बहने से दारमा, ब्यास और चौदास घाटी का संपर्क टूट गया था। BRO ने फिलहाल कुलागाड़ में बैली ब्रिज तैयार कर दिया है, जिससे तीनों घाटियों के लिए आवाजाही भी शुरू हो गई है। नया बैली ब्रिज 170 मीटर लंबा है। इस पुल के बनने से बॉर्डर के 60 गांवों को तो राहत मिली ही है, साथ ही साथ चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों की आवाजाही भी सुनिश्चित हो पाई।
इस कारण ये ब्रिज लगाना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक था, लेकिन इसी में जो है मौसम बहुत ख़राब रहा, बारिश निरंतर होती रही और साथ ही साथ जो है यहाँ एक ब्रिज और टूट गया था, जिस कारण से हमारे पास ब्रिज उपलब्ध नहीं थे। हमने जो है कई जगहों से सामान जो है इकट्ठा किया और एकत्र करके ये ब्रिज को लगाया है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान बनाया गया गंगा घाट 4 महीने भी नहीं चल सका। देर रात हो रही तेज बारिश में भगत सिंह घाट का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। बारिश से ढहा गंगा घाट सिंचाई विभाग के द्वारा कुंभ मेले के दौरान बनाया गया घाट था। घाट के क्षतिग्रस्त होने के बाद अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी घाट के टूटने पर सवाल जरूर खड़े होते हैं।